आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस चैनल पर। आज आप नरेशन सुनने वाले हैं द इर्रेगुलर सीरीज के एपिसोड 3 का। इस एपिसोड की ओपनिंग पिछले एपिसोड जहां खत्म हुआ था वहीं से होता है, तो इंट्रो के साथ नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड ओपन होता है माइक्रोफ्ट होम्स और बियट्रिस को दिखाते हुए। आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि माइक्रोफ्ट और बियट्रिस मिलते हैं और एपिसोड वहीं पर खत्म होता है। अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। माइक्रोफ्ट और बियट्रिस बात करते हैं और माइक्रोफ्ट कहता है कि मैंने वॉटसन को लेटर लिखकर तुमसे मिलाने को कहा था और आखिरकार उसने तुम्हें मैसेज दे ही दिया। इस पर बियट्रिस कहती है कि नहीं, उसने नहीं दिया, वो नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ। बियट्रिस कहती है मुझे वॉटसन के बारे में सब कुछ जानना है, जिस पर माइक्रोफ्ट कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। वो कहता है मुझे और इस संगठन के मेरे दोस्तों को तुम्हारी मदद चाहिए। बियट्रिस कहती है पहले बताओ कि गोल्डन डॉन क्या है। तो माइक्रोफ्ट कहता है ये एक ग्रुप है जिसे पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। माइक्रोफॉर बताता है कि गोल्डन डोन में एक लीडर होता है जिसे मेजस कहा जाता है, और हमारे वाले मेजस जो थे वो बहुत अच्छे थे जिनका नाम रिचर्ड विन था। बीट्रेस पूछती है था से तुम्हारा क्या मतलब है, अब वो कहाँ है। इस पर माइक्रोफ कहता है क्या तुम टैरो कार्ड के बारे में जानती हो, किसी ने रिचर्ड की लाश को एक टैरो कार्ड की इमेज की तरह लटका दिया था। बीएट्रिस पूछती है कौन सा कार्ड, जिस पर माइक्रोफ उसकी तरफ एक कार्ड पॉइंट करता है और कहता है मैजिशियन। माइक्रोफ कहता है मुझे ये लगता है कि नए मेजर्स का सिर्फ पुराने मेजर्स की मौत पर ही चुना जाता है, और गोल्डन डॉन के अंदर इलाइट मेंबर्स का एक और ग्रुप है जिसे द इनर सर्कल कहा जाता है, और उसी में से एक नया मेजर्स चुना जाता है। वो और कहता है कि कल एक मीटिंग होने वाली है शहर से बाहर मेरे घर पर, और वहाँ पर इनर सर्कल के सारे लोग मौजूद होंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मेरी भतीजी बनकर लोगों से मिलो और पता लगाओ कि ये सब कुछ किसने किया है। बीएट्रिस कहती है हम ये क्यों करें, जिस पर माइक्रोफ कहता है मैं तुम्हें दुगनी फीस दूंगा और वॉटसन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। सीन अब चेंज होकर बीएट्रिस और दोस्तों के घर पर आता है जहां लियोपोल्ड रुका हुआ था। वो घर से बाहर आता है, जब बाहर उसे जैसी बीएट्रिस बिली और स्पाइक्स देखते हैं। बिली लियोपोल्ड से मिलता है और उसे बीएट्रिस से दूर रहने को कहता है, पर लियो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। मामला थोड़ा गर्म हो जाता है और स्पाइक्स वहां आकर उन्हें शांत करता है। फिर सभी लोग माइक्रोफ के घर पर आते हैं और बिली कहता है कि जब हमें पता है कि उस घर में कोई खूनी है तो हम वहां क्यों जा रहे हैं। बिएट्रिस कहती है हम सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने नहीं आए हैं, शेरलॉक यहीं पर बड़ा हुआ था, तो हमारे सारे सवालों के जवाब यहीं पर मिलेंगे। फिर सभी लोग चलने लगते हैं। चलते हुए जेसी को दूर एक बिल्डिंग दिखाई देती है और वो पूछती है कि ये क्या है, जिस पर लियोपोल्ड कहता है कि ये एक फॉली है, इसे सिर्फ गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए बनाया जाता है। सभी घर के पास पहुंचते हैं तो उनके पास मिस्टर बैनिस्टर आते हैं जो कि मिस्टर होम्स के असिस्टेंट थे, और साथ ही में एक मेड थी जिसका नाम इसाबेल था। फिर लड़कियों को और लड़कों को अलग अलग ले जाया जाता है। लड़कियों को एक आलीशान कमरा दिया जाता है क्योंकि वो माइक्रोफ की भतीजी के कैरेक्टर में रहने वाली थी, और लड़कों को मजदूर की तरह रहना होगा ताकि आने वाले गेस्ट को बिल्कुल भी शक ना हो। अब अगले सीन में सभी गेस्ट आ चुके थे और वहां जेसी और बिएट्रिस भी थे। माइक्रोफ्ट कहता है ये वही लोग हैं जिन पर तुम्हें नजर रखनी है। माइक्रोफ्ट अब बिएट्रिस और जेसी को मेंबर्स के बारे में बताता है। सबसे पहला सस्पेक्ट था एलन क्रॉली। दूसरा सस्पेक्ट था आरपी ब्रेकवाटर जो एक बड़ा नोवेलिस्ट था। तीसरी सस्पेक्ट थी डियोन क्रॉस जो एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी की वाइफ थी। चौथा सस्पेक्ट है गुस्टाव फेल्किन जो एक सिविल इंजीनियर था। और आखिरी सस्पेक्ट थी पेट्रिशिया कोलमैन जोन्स जो एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी। फिर माइक्रो सभी गेस्ट से बिएट्रिस और जेसी को इंट्रोड्यूस करता है और अब कहता है कि ये मेरी भतीजिया है। फिर माइक्रो दोनों को वहां से जाने को कहता है और मिस्टर बैनिस्टर उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं जहां पेंटिंग के पीछे एक पीप होल बना हुआ था जिसकी मदद से वो सभी गेस्ट पर नजर रखने वाले थे। हॉल में सभी गेस्ट उनके मेजर्स की हत्या के बारे में बात कर रहे थे और उनकी बातों को सुनकर जेसी को सभी पर बारी बारी से शक होता है, लेकिन बेट्रिस उसे शांत रहने को कहती है। एलन क्रॉली कहता है कि अगले मेजर्स के लिए वोटिंग कब करनी है, कोई कुछ जवाब नहीं देता है। तो वो कहता है कि हम सब ये जानते हैं कि हम यहाँ क्यों मौजूद है, हम इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। सभी खुद को नॉमिनेट करते हैं और माइक्रोफ कहता है हम सभी को यहाँ पर सीक्रेटली वोट कर लेनी चाहिए। सीन कट होकर
स्पाइक्स पर आ जाता है, जो एक मेड जिसका नाम मिसेस ब्राउन है उससे पूछता है कि शेरलॉक के बारे में आप क्या जानते हैं। वो पूछता है कि उनके पेरेंट्स है या नहीं। इस पर मिसेस ब्राउन कहती है कि उनके पेरेंट्स काफी सालों पहले ही मर चुके हैं। स्पाइक्स चालाकी से मिसेस ब्राउन से शेरलॉक के बारे में बातें निकलवाता है। मिसेस ब्राउन कहती है शेरलॉक यहाँ से 15 साल पहले ही चला गया था किसी इंसान के साथ और वो दोनों बेकर स्ट्रीट पर रहते हैं। मिसेस ब्राउन कहती है ऊपर एटिक में उनका कमरा है और वो आज भी वैसा ही है जैसा वो छोड़ कर गए थे। फिर एक दिन वो घर वापस आए और कहा कि मुझे यहाँ कुछ चीज सुरक्षित रखनी है और उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी शैतान को देख लिया हो। स्पाइक्स और लियोपोल्ड ऊपर एटिक में शेरलॉक के कमरे में जाते हैं। स्पाइक्स बताता है कि शेरलॉक यहाँ कुछ छुपाने के लिए आया था, तो लियो कहता है शायद वो नहीं चाहता था कि बेकर स्ट्रीट पर वो चीज किसी को मिले। सीन अब शिफ्ट होता है माइक्रोफ और गेस्ट्स पर, जो अब नए मेजर्स को चुनने का रिचुअल कर रहे थे जिसे बेट्रिस और जेसी देख रहे थे। पैट्रिशिया माइक्रोफ को कोई जानवर की खोपड़ी वाला मुकुट पहनाती है। सीन अब वापस स्पाइक्स और लियोपोल्ड पर आ जाता है, जिन्हें एटिक में एक सीढ़ी मिलती है जिसकी मदद से वो ऊपर जाते हैं और ऊपर हाथ डालने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जो कि शेरलॉक का ही था, उसी ने उसे वहां छुपाया था। वो बॉक्स असल में एक पजल था और उस पर एक पहेली लिखी हुई थी। सीन फिर शिफ्ट होता है और माइक्रोफ्ट और गेस पर आ जाता है, जहां माइक्रोफ्ट नए मेजर्स के तौर पर गुस्टाव फेल्किन को चुनता है। रिचुअल खत्म होता है और फिर बिएट्रिस और जेसी अब अपने कमरे में थी और वो बात करती है कि मुझे तो कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं लगा। अब गुस्टाव फेल्किन नया मेजर्स है तो अब पूरा फोकस उसी पर रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक औरत के चीखने की आवाज आती है और वो दोनों बाहर आ जाती है। सभी लोग पहले से वहां मौजूद थे और वहां पर गुस्टाव फेल्किन को मार दिया गया था। उसकी लाश चेयर पर थी और उसके आसपास 8 तलवारें लगाई गई थी। स्पाइक्स काफी घबरा जाता है और फिर सभी दोस्तों को वहां से चले जाने के लिए कहता है। वो सभी लोग वहां से जाने का डिसाइड करते हैं और रात को वो निकल जाते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें सामने फिर से वही घर वापस दिखाई देता है। वो लोग फिर से उल्टी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो फिर उन्हें सामने वो घर दिखाई देता है। बेट्रिस को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है और यहाँ सिर्फ एक मर्डर हुआ है, पर वो गलत थी और सभी को ये बात समझ में आ जाती है। लियोपोल्ड कहता है 8 ऑफ सॉर्ड्स। गुस्टाव की लाश को 8 ऑफ सॉर्ड्स की तरह रखा गया था, जिसका मतलब होता है कि भूल भुलैया, मतलब कैद होना। लियो कहता है शायद किसी को इन टैरो के मर्डर से शक्तियां मिल रही है। तो जैसी पूछती है पहले वाले मर्डर का क्या, मैजिशियन कार्ड का मतलब क्या होता है। तो लियो कहता है उसका मतलब होता है पावर, पर रिचर्ड विन की लाश को उल्टा लटकाया गया था और इन्वर्टेड मैजिशियन का मतलब होता है धोखा, छलावा और जालसाजी। बीएटीएस कहती है यहाँ कोई आ जा नहीं सकता और जो भी ये कर रहा है वो हमें अंदर ही रखना चाहता है। सब लोग फिर से घर में चले जाते हैं। गेस्ट माइक्रोफ से पूछते हैं कि ये लोग कौन है, जिस पर माइक्रोफ कहता है ये लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स है और मैंने इन्हें रिचर्ड की मौत के लिए पता लगाने के लिए बुलाया है। डियोन क्रॉस माइक्रोफ से कहती है पुलिस को बुलाओ, जिस पर बीएटीएस कहती है यहाँ से कोई भी आ जा नहीं सकता। मिस्टर क्रॉली कहते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स का जादू है यहाँ पर और हम बाहर नहीं जा सकते, जिस पर लियो पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता। मिस्टर क्रॉली उसे अपनी घड़ी का समय बताते हैं जिसमें 4:45 बज रहे थे और बाहर तारों के मुताबिक 3 बज रहे थे। लियो कहता है हम सिर्फ इस जगह में ही नहीं पर इस समय में भी अटक चुके हैं। बीएटीएस सभी को चौकन्ना रहने को कहती है। फिर वो स्पाइक्स और जेसी को क्रॉली से टैरो के बारे में जानकारी जुटाने को कहती है ताकि उन्हें सारी चीजें समझ में आए। सीन अब एक हॉल में शिफ्ट होता है जहां बेatrice और बिली बैठकर बात कर रहे थे। तभी वहां मिसेस ब्राउन चाय लेकर आती है। फिर वो दोनों पैट्रिशिया को कमरे में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और पूछते हैं कि जब गुस्टाव की लाश मिली तब आप देर रात तक कमरे के बाहर क्या कर रही थी, जिस पर पैट्रिशिया कहती है कि मैं तो कमरे में गई ही नहीं थी। पैट्रिशिया कहती है मैं मिसेस ब्राउन के साथ जाग रही थी। फिर कमरे की तरफ जाते हुए मुझे गुस्टाव की लाश दिखी। वो कहती है जब मैं कमरे की तरफ जा रही थी तब मैंने मिस्टर आर्टू ब्रेकवाटर को देखा जो एक कमरे में चोरी छुपे से घुस रहे थे। फिर पैट्रिशिया वहां से चली जाती है। बेट्रिस अब लियो से मिलने उसके कमरे में जाती है जहां वो बातें कर रहे थे और उस पजल को सॉल्व कर लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक किताब थी जिस पर लिखा था शेरलॉक होम्स की किताब। सीन अब चेंज होकर क्रॉली, स्पाइक्स, जेसी, मिस्टर बैनिस्टर और डियोन क्रॉस पर आता है जहां क्रॉली उन लोगों को सभी टैरो कार्ड्स के बारे में बताता है। वो कहता है सभी कार्ड्स का एक मतलब और एनर्जी है। एलन क्रॉली टेबल पर कुछ टैरो कार्ड्स को रखता है
और पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था। तभी जैसी उन टैरो कार्ड्स के पैक को छूती है तो क्रेलो उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसी समय दोनों का हाथ टच हो जाता है। जैसी उसके दिमाग को पढ़ लेती है और कहती है, तुमने ये टैरो कार्ड्स चुराए हैं अपने अंकल से जब तुम छोटे थे। डियोन को समझ आ जाता है कि जैसी अतीत को देख सकती है। एलन कहता है ये लड़की एक इप्सिसिमस है। स्पाइक्स पूछता है कि ये इप्सिसिमस क्या होता है, जिस पर डियोन कहती है कि एक इप्सिसिमस एक बहुत ही शक्तिशाली साइकिक होता है जो इंसान की आत्मा को देख सकता है। वो लोग जेसी को उनसे जुड़ने को कहती है पर वो मना करके वहां से चली जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है आरपी ब्रेक वाटर पर, जो जेसी का कमरे में ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसे बाहर से आवाज आती है स्पाइक्स की, जो कि जेसी को ढूंढ रहा था। तो ब्रेक वाटर वहां से भागने के लिए मुड़ता है और दूसरी तरफ जाने को जैसे ही मुड़ता है उसके सामने बिली आ जाता है। बिली कहता है मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था, जिस पर वो कहता है कि डियोन जैसी से मिलना चाहती है इसलिए मैं यहाँ पर आया था। सीन शिफ्ट होता है लियो और बिएट्रिस पर, जो शेरलॉक की किताब पढ़ रहे थे जिसके हर पन्ने पर मंत्र लिखे थे जिससे मरे हुए लोगों से बात की जा सकती थी। तभी वहां दौड़ते हुए स्पाइक्स आता है और पूछता है कि क्या तुम लोगों ने जेसी को देखा। वो कहता है कि लोगों को पता चल गया है कि वो काफी खास है। स्पाइक्स बताने की कोशिश करता है कि वो कोई इप्सिसमस जैसा कुछ है, हालांकि वो ढंग से शब्द बोल नहीं पाता। तो लियो कहता है कि क्या तुम इप्सिसमस कहना चाहते हो। वो कहता है उसने इस बारे में इस किताब में पढ़ा है। वो किताब पर और पढ़ता है जिसमें लिखा था कि ए के मुताबिक एक इप्सिसमस को बहुत संभल कर रहना होगा। बिएट्रिस पूछती है कि ये ए कौन है। लियो और पढ़ता है कि इप्सिसमस की शक्तियों को छीना जा सकता है पर जादुई रस्मों रिवाज से उनकी बलि देकर। बिएट्रिस को समझ आता है कि ये एक जाल है और सभी जेसी को ढूंढने निकलते हैं। अगले सीन में हमें जेसी एक कमरे में घुसते हुए दिखाई जाती है जहां उसे क्रॉली मिलता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, हमसे जुड़ जाओ, और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। जैसी वहां से चली जाती है, सीन फिर कट होकर बिएट्रिस और दोस्तों पर आता है जहाँ बिएट्रिस कहती है कि शायद आरपी ने तुमसे झूठ बोला होगा, पर बिली कहता है आरपी या डियोन कातिल नहीं हो सकते। लियोन पूछता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो बिली कहता है मैंने किसी से वादा किया है तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता सकता। असल में जब बिली जेसी के कमरे में आरपी ब्रेकवाटर से मिलता था तब उसने बिली को कुछ बताया था। सभी दोस्त डियोन के कमरे में जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि डियोन और आरपी ब्रेकवाटर दोनों को मार दिया गया था। दोनों की लाश ने हाथ पकड़े हुए थे, यानी दोनों लवर्स थे। स्पाइक्स लियो से पूछता है टेरो में इसका क्या मतलब होता है। सीन कट होता है जेसी पर आता है जो दोस्तों को ढूंढ रही थी। तभी उसे कोई एक आवाज पुकारती है। सीन फिर से लियो और दोस्तों पर आता है जहां लियो कहता है इसका मतलब होता है प्यार की दीवानगी का, जैसे वो कोई फीमेल आवाज अपनी तरफ बुला रही थी। सीन फिर शिफ्ट होता है बेatrice और दोस्तों पर जहां स्पाइक्स नोटिस करता है कि डियोन ने अपने पैर की मदद से खून से कोई निशान बनाया है। वो सिंबल था XV। तो बेatrice पूछती है कि ये XV कौन सा कार्ड होता है। लियो बताता है ये शैतान का कार्ड होता है। इस कार्ड को देखकर बेatrice को माइक्रोफ पर शक होता है क्योंकि उस रिचुअल के दौरान एक खोपड़ी वाला क्राउन पहनाया गया था उसे, जो उस कार में बने शैतान के जैसा ही दिख रहा था। सभी दोस्त दौड़ते हैं और बाहर जाते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है जेसी पर, जो हिप्नोटाइज हो चुकी थी और दूर बने उस फॉली की तरफ जा रही थी। सीन फिर से शिफ्ट होता है बेatrice और दोस्तों पर, जो माइक्रोफ्ट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, और कहते हैं कि तुमने ही सबको मारा है, ये हमें पता चल चुका है। और बेatrice कहती है तुमने हमें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हें मेरी बहन की शक्तियाँ चाहिए। माइक्रोफ मना करता है इस बात से, पर बेatrice कहती है तुम्हें ज़रूर शेरलॉक और वॉटसन से ये सब कुछ पता चला होगा कि मेरी बहन के पास शक्तियाँ हैं और फिर तुमने ये पूरा प्लान बनाया होगा। इस पर माइक्रोफ कहता है कि मैं शेरलॉक और वॉटसन से तकरीबन एक दशक से नहीं मिला हूँ। बेatrice कहती है तुमने हमें 221 में देखा था, जिस पर माइक्रोफ कहता है नहीं, मैं वहां सिर्फ शेरलॉक और वॉटसन पर नजर रखता हूँ। बेatrice पूछती है इसके बारे में और कोई जानता है इस घर में कोई और। माइक्रोफ कहता है मैंने किसी को नहीं बताया, जिस पर फैक्स कहता है मिसेस ब्राउन को तो शेरलॉक की सारी जानकारी है जो कि तुमने ही उसे दी थी। माइक्रोफ कहता है वो भरोसेमंद औरत है, वो कुछ भी लीक नहीं करेगी। इस पर बेatrice कहती है उन्होंने किया है।
बीएट्रिस को याद आता है पेट्रिशिया का इंटरव्यू जिसमें उसने कहा था कि वो जाग रही थी मिसेस ब्राउन के साथ। इससे उसे समझ आता था कि पेट्रिशिया ही किलर है। एलन क्रॉली कमरे में आता है। बीएट्रिस कहती है कि पेट्रिशिया ने ही ये सब कुछ किया है और उसने मिसेस ब्राउन को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया था और जेसी के बारे में सारी बातें निकाल वाली थी। और फिर पेट्रिशिया ने रिचर्ड विन को मार दिया था। बीएट्रिस माइक्रोव से पूछती है, आपको हमें यहाँ बुलाने का आइडिया किसने दिया था? जिस पर माइक्रोव कहता है, मुझे याद नहीं पर वो शायद मेरा ही आइडिया था। माइक्रोव को याद आता है कि वो क्राइम सीन जहाँ रिचर्ड की लाश मिली थी वो भी वहाँ था और तभी पेट्रिशिया उसे हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में बातें डालती है कि इस मर्डर की जांच सिर्फ वो लड़की कर सकती है जिसमें शक्तियाँ है और जिसे शेरलॉक जानता है। बीएट्रिस को समझ आता है कि ये उसका आइडिया नहीं था। वो कहती है आप पर जादू किया गया था इन्वर्टेड मैजिशियन का। बीएट्रिस कहती है उसने गुस्टाव को मारने के बाद मिसेस ब्राउन को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया था। लियोपोल्ड कहता है अगर डियोन हमें माइक्रोव के बारे में नहीं बता रही थी तो उसने खून से एक्स वी क्यों लिखा? बिली कहता है कि शायद वो पूरा लिखे उससे पहले ही उसकी मौत हो गई हो। वो कहता है शायद वो एक्स वी ना होकर एक्स यू आई हो तो इसका क्या मतलब होगा? लियो कार्ड्स देखकर बताता है उसका इशारा हत्यारा कौन है उसकी तरफ नहीं पर हत्यारा कहाँ होगा उसकी तरफ था। कार्ड पर असल में फॉली बना हुआ था जिससे उन्हें समझ आता था कि पेट्रिशिया फॉली में थी। सीन अब चेंज होकर जेसी पर आता है जो फॉली की तरफ जा रही थी। वो फॉली के अंदर जाती है और वहां पेट्रिशिया को देखती है। जेसी पर लव मैजिक स्पेल किया गया था जिससे वो पेट्रिशिया के प्यार में पड़ गई थी। पेट्रिशिया पूछती है क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो जिस पर जेसी हाँ कहती है। पेट्रिशिया जेसी को फॉली की छत पर ले जाती है जहाँ पर एक लाइटनिंग टावर लगा हुआ था। वो उसे उस टावर को पकड़ने को कहती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने हाथ को यहाँ से मत हटाना। फिर पेट्रिशा अपने हाथ में एक टैरो कार्ड लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और आसमान में घने बादल छा जाते हैं जिनसे बिजली कड़कने वाली थी। घर से सभी लोग फॉली की तरफ आते हैं और स्पाइक्स और क्रॉली उसमें घुस जाते हैं और पीछे से पेट्रिशिया दरवाजा बंद कर देती है। बाहर बिएट्रिस, बिली और माइक्रोव दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर क्रॉली पेट्रिशिया की तरफ एक गन पॉइंट करके उसे हटने को कहता है। स्पाइक्स ऊपर छत पर पहुंच जाता है और जेसी को हाथ अब हटाने को कहता है पर वो हिप्नोटाइज थी और वो मना करती है। नीचे पेट्रिशिया क्रॉली को कहती है कि दरवाजा खुल गया है और मैं इप्सिस मस बनकर वहां की सारी शक्तियों को कंट्रोल कर पाऊंगी। मैं भगवान बन जाऊंगी और कुछ शक्तियां मैं तुम्हें भी दूंगी। क्रॉली का मन कुछ डगमगाता है और सीन जो है वो शिफ्ट होकर स्पाइक्स पर आ जाता है। जैसे और स्पाइक्स एक दूसरे को पसंद करते थे और स्पाइक्स कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे गले लगाओ। जैसी गले लगाने के लिए हाथ पोल से हटाती है और बिजली गिरे उससे पहले ही स्पाइक्स उसे वहां से हटा लेता है। तभी वहां पर पेट्रिशिया और क्रॉली आ जाते हैं और पेट्रिशिया कहती है कि तुमने पोल को क्यों छोड़ा। वो उसे फिर पोल पकड़ने को कहती है पर स्पाइक्स उसे रोक लेता है। पेट्रिशिया एरन को स्पाइक्स को मारने को कहती है पर वो मना करता है तो पेट्रिशिया उसकी गन लेकर स्पाइक्स को मारने की कोशिश करती है और वो मारे उससे पहले ही एरन पेट्रिशिया को धक्का दे देता है जिससे वो पोल से टकराती है और उसी समय बिजली गिरती है पोल पर और वो उसके झटके से मर जाती है। सभी दोस्त ऊपर आ जाते हैं और पेट्रिशिया के मरते ही जेसी के ऊपर से उसका मैजिक स्पेल खत्म हो जाता है। सीन अब चेंज होकर माइक्रोव के घर में आ जाता है जहां माइक्रोव बीएट्रिस से कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी वजह से तुम सभी लोगों को इस सब परेशानी में शामिल होना पड़ा। बीएट्रिस कहती है आपको हमें वो बातें बतानी होगी जिसके बारे में हमने तय किया था। इस पर माइक्रोव कहता है जो भी मैं बताऊँ वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। माइक्रोव कहता है मैं गोल्डन डॉन का हिस्सा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे रहस्यमयी चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी है पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ और उस डिपार्टमेंट का हेड हूँ जो पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिसर्च करता है। मुझे इस काम के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो इसकी अच्छी समझ रखते हो। वो कहता है मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शेरलॉक इसमें इतना डूब जाएगा कि वो हर मिनट ये साबित करने में लगा रहेगा कि मरे हुए लोगों से भी बात की जा सकती है। बीएट्रिस पूछती है क्या वो ऐसा कर पाए जिस पर माइक्रोव कहता है पिछली बार मैंने जब उसे मिला तब उसके चेहरे पर भी वही हाव भाव था जो तुम्हारे चेहरे पर था जब पहली बार तुम मुझसे मिली थी। वो किसी अनजान दुनिया को देख रहा था और लगा जैसे वो शैतानों से लड़ रहा है। जैसी कहती है
ऐसा पहले भी हुआ है ना? माइक्रोफ कहता है वो दरवाज़ा अलग था जो 15 साल पहले खुला था। पता नहीं वो कैसे खुला या बंद हुआ। वो कहता है शेरलॉक अच्छा इंसान है पर जब से वो उस डॉक्टर से मिला है तब से वो बदल गया है। सब दोस्त सब घर चले आते हैं। घर पर बिएट्रिस लियो के पास आकर बैठी है जो शेरलॉक की बुक को पढ़ रहा था। बिएट्रिस पूछती है क्या उस दरवाजे के बारे में कुछ पता चला? इस पर लियो कहता है इसमें सिर्फ काली शक्तियों के खिलाफ वॉटसन और उस ए नामक व्यक्ति की कहानी है। लियो को किताब के अंत में दो फोटो मिलती है जो उसे बिएट्रिस को दिखाता है। एक फोटो में वॉटसन था और फिर बिएट्रिस दूसरी फोटो को देखती है जिसमें वो व्यक्ति ए भी थी जिसे देखकर बिएट्रिस कहती है एलिस। बिएट्रिस कहती है ये मेरी मॉम है। इस फोटो में एलिस और वॉटसन दिखाए गए थे। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। होपफुली आप लोगों को ये नरेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे अगले नरेशन में और तब तक के लिए गुड बाय।